Hello friend, this is DP Thaplyal. वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल। आज डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम चैप्टर से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पर। दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डोमेस्टिक टेरिटरीज का। डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए गवर्नमेंट विदिन which person, goods and capital circulated freely. It means डोमेस्टिक टेरिटरी उस व्यवस्था को कहते हैं जहां पर एक देश के अंदर जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कैपिटल है, गवर्नमेंट है, उस सरकार है, ये सब जहां पर जिस टेरिटरी में आते हैं उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। स्कोप एंड फील्ड्स, आइडेंटिकल फील्ड्स इसके जहां जिसे हम डोमेस्टिक टेरिटरीज में शामिल करेंगे। सबसे पहले करेंगे पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। जितना हमारा जो इस देश का लैंड एरिया है, पॉलिटिकल फ्रंटियर जो हमारा मैप बना रहता है, मैप में पॉलिटिकल फ्रंटियर रहता है जो हमारे देश की सीमाएं हैं, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल ऑफ वाटर्स जो समुद्री क्षेत्र है, हमारा सागरीय और महासागरीय क्षेत्र है, और जो एयर स्पेस है, वो संपूर्ण एक डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरीज में शामिल होते हैं। इसके अलावा एम्बेसीज, काउंसलेट, military based extra located abroad but including those locates within the political frontier। जो हमारे एम्बेसीज होते हैं, दूतावास जिन्हें हम कहते हैं, जो दूसरे देशों में हमारा आर्मी डिप्लॉयड होता है, जैसे यूएनओ में हमारी आर्मी, अगर मिलिट्री हमारा यूएनओ में इस्टेब्लिश्ड होता है, वहां कहीं किसी भी देश में चले जाते हैं, हमारी आर्मी को बुलाया जाता है यूएनओ के थ्रू कहीं पर, वो दूसरे देश में इस्टेब्लिश होती है, लेकिन वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। एम्बेसी, जैसे इंडिया की एम्बेसी सपोज कर लीजिए यूएस में है या यूके में है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज का ही भाग कहलाएगा, चाहे वो यूके में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे जापान में है। जहां भी हमारी एम्बेसीज हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज है। इसके अलावा उन देशों की जो डोमेस्टिक जितनी भी एम्बेसीज हमारे देश में, चाहे यूके की एम्बेसी हमारे देश में है, चाहे यूएस की एम्बेसी हमारे देश में है, चाहे जापान की एम्बेसी हमारे देश में है, वो उन देशों की डोमेस्टिक टेरिटरीज में शामिल होंगे, न कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज में। इट मीन्स एम्बेसी जो है वो जैसे इंडिया की दुनिया के जिस भी देश में, वर्ल्ड की जिस भी कंट्री में इंडिया की एम्बेसी है, वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरीज है, और वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की इंडिया में अगर एम्बेसी है तो वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरीज कहलाएगी। इसके अलावा शिप्स, एयरक्राफ्ट, एक्स्ट्रा जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, दो देशों के बीच में चलते हैं या दो देशों से ज्यादा कंट्री के बीच में भी अगर शिप्स चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, तो वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरीज में आएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए एयर इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है और वो सिंगापुर टू इंडिया और सिंगापुर टू लंदन, वो सिंगापुर से लंदन जा रहा है, बट एयर इंडिया का विमान है,
तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि वो एयर इंडिया का है, उसकी ओनरशिप एयर इंडिया के पास है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरीज में भारत की आएगी। ऐसे ही जितने शिप्स हैं वो जिस कंट्री के हैं, चाहे वो कहीं भी दो देशों के बीच में जो भी वो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो टेरिटरीज उस शिप्स के लिए, उस एयरक्राफ्ट के लिए डोमेस्टिक टेरिटरीज कहलाएगी। इट मीन्स यहाँ पर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट को डोमेस्टिक टेरिटरीज का मीनिंग यहाँ पर यह है कि शिप्स से जो इकोनॉमिक लेन देन हो रहा है, एयरक्राफ्ट में जो इकोनॉमिक लेन देन हो रहा है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज में वो लेन देन जो इनकम हो रही है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारा का सारा भारत की डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट का मतलब वो एरिया नहीं, इट मीन्स जैसे एयर इंडिया की जो भी कमाई सिंगापुर टू लंदन हो रही है, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरीज में शामिल होगी। सिंगापुर टू लंदन तो नहीं है भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन उस एयरक्राफ्ट के उस बीच की दूरी में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो सारे के सारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होंगे, इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल होंगे। इसके अलावा फिशरी का काम है, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स हैं, जो कुएं होते हैं, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर और अदर एरियाज ओवर विच द कंट्री enjoy the exclusively rights of jurisdiction। जितने भी जैसे फिशरमैन जाते हैं समुद्र में, तो जहां तक वो जाते हैं उतने एरिया में वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी, वाटर एरिया में जितना भारत का वाटर टेरिटोरियल है, उस एरिया में जो फिशरी वगैरह का काम किया जा रहा है, जो ऑयल पुल है, हमारे ऑयल के जो रिग्स हैं, नेचुरल गैस के जो रिग्स हैं, जिन्हें इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है वाटर टेरिटोरियल में, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी और डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी के पार्ट कहलाते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक 6 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी 4 मार्क्स का आता है, कभी 1 मार्क्स का भी आ जाता है। क्वेश्चन ये फ्रेम किया जाता है कि फॉलोइंग आर इंक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री, और नेशनल इनकम इन आवर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और गिव रीजन में पूछा जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए उसने पूछ लिया क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने पूछ लिया इंडियन एम्बेसी यूके में है, इंडियन एम्बेसी यूके में है, वो उससे जो इनकम है, इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं यूके में, वो इंडिया के हैं या यूके के हैं, उनकी इनकम भारत की डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम, किसी को भी पूछ सकता है, डोमेस्टिक पूछ सकता है या नेशनल पूछ सकता है, में शामिल होगी कि नहीं होगी। एक एम्प्लॉय इंडियन एम्बेसी में जो कि सिचुएटेड है यूके में, उसमें काम कर रहा है, उसको जो वेजेज मिल रहे हैं वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में शामिल होगी या नहीं होगी। तो हमारा आंसर होगा यस, इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इन आवर कंट्री। हमारे नेशनल इनकम में या हमारी डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा। जबकि जो एमएससी है वो कहां पर सिचुएटेड है, यूके में है या यूएस में है या जापान में है या रसिया में है या सिंगापुर में है, कहीं भी हमारी जो एम्बेसीज हैं उनमें जो काम कर रहे हैं, उनकी जो हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं या जो उन देशों के लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में या नेशनल इनकम में शामिल होगी, तो शामिल होगी, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है।
इसी की जगह पर अगर एक क्वेश्चन फ्रेम होता है बोर्ड एग्जाम में कि यूके की जो एम्बेसी है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है, यूके एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में सिचुएटेड है और उसमें इंडिया का एम्प्लॉय काम कर रहा है। मान लो दिल्ली में एम्बेसी है, यूके की, यूएस की, जापान की या अदर कंट्री की एम्बेसी दिल्ली में है, भारत में है, और उसमें भारत का नागरिक, भारत का सिटीजन या दिल्ली का आदमी उसमें काम कर रहा है। उसकी जो वेजेज एंड सैलरी होगी वो भारत की नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा, भारत की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। उसकी जो वेजेज एंड सैलरी है वो भारत की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एम्बेसी दिल्ली में है या भारत में सिचुएटेड है उन देशों की, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी उन्हीं देशों की होगी। यूके की इंडिया में है, यूएस की इंडिया में है या जापान की इंडिया में जो एम्बेसी है वो उन देशों की डोमेस्टिक टेरिटरी है, और उनमें काम करने वाले इंडियंस या उन्हीं देशों के जो लोग हैं उनकी इनकम भारत के डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरीज भारत की नहीं है, भारत में है लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी कंसर्न कंट्री की है, जिस देश की वो एम्बेसी है। इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट वे में इन क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। अगले हम बात करते हैं, अगला जो इसी में टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट का। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं इसके बारे में समझिए। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशनल who ordinarily reside in the country and whose center or economic interest also lie in that country। यहां पर बात कर रहा है नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी वो कहलाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत रूप से कोई है या कोई इंस्टीट्यूट है, वो नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। एक होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉर्मल रेजिडेंट। यहां पर बात हो रही है नॉर्मल रेजिडेंट की। नॉर्मल रेजिडेंट की बात हो रही है तो नॉर्मल रेजिडेंट इट रेफर टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट। इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। ऑर्डिनरली जो किसी भी कंट्री का हो सकता है, वो हमारे देश का हो सकता है या हमारे देश से बाहर का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। वो फॉरेनर, टूरिस्ट, विजिटर वगैरह कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो नॉर्मल रेजिडेंट होने की शर्त यह है कि उसके लिए सिटीजन होना जरूरी नहीं है, उसके लिए केवल इंडिविजुअल होना जरूरी नहीं है, इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट भी नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, इंडिविजुअल भी नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। अब इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, लेकिन अगर उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में नहीं है तो वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रहे कि नॉर्मल रेजिडेंट व्यक्तिगत व्यक्ति हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है या इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होगा उस देश में होना चाहिए जिस देश का वो नॉर्मल रेजिडेंट है। अब नॉर्मल रेजिडेंट के लिए मैं बहुत सरल ढंग से आपको इससे डिटेल में जाने से पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सपोज कर लीजिए कि एक टीचर इंडियन सिटीजन है और वो अमेरिका में जाकर के पढ़ा रहा है और वो 1 साल से अधिक
मोर देन 1 ईयर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका के लिए है, अमेरिका में काम कर रहा है, तो वो भारत का सिटीजन तो हो सकता है, बट नॉर्मल रेजिडेंट वो भारत का नहीं होगा। उसकी इनकम जो कुछ भी होगी वो उस देश की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगी, भारत के डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगी। लाइक दैट, सपोज कर लीजिए यूके का या यूएस का कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति भारत में किसी भी इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, भारत में कहीं भी काम कर रहा है, और वो 1 साल से अधिक तक भारत में काम कर रहा है, 1 साल से अधिक तक भारत में काम करने का उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में है, तो वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट है। सिटीजन तो नहीं है, क्योंकि वो यूके का है या यूएस का है या जापान का है, दूसरे देशों का है, लेकिन इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, 1 साल से अधिक से वो यहाँ पर काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का होगा, और उसकी जो भी इनकम है वो भारत की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगी। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वो भारत की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा। अब कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता है, कौन लोग या कौन संस्थाएं नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि संस्था भी हो सकती है, जैसे इंडियन बैंक, सपोज कर लीजिए स्टेट बैंक की ब्रांच यूके में है, सिंगापुर में है या यूएस में है, तो बैंक एक इंस्टीट्यूट है, बैंक की ब्रांच यूएस में है या और कंट्री में है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, तो वो उन्हीं देशों का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। वो जो ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो भारत का बैंक है, लेकिन इसकी ब्रांच जिस देश में है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में है, तो वो उस देश की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा, भारत की डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगा। भारत की नेशनल इनकम में उसकी इनकम शामिल हो जाएगी, बट भारत की डोमेस्टिक इनकम में उसकी इनकम शामिल नहीं होगी। या ब्रिटेन के या फॉरेन बैंक की ब्रांच भारत में है, फॉरेन बैंक की जो ब्रांच भारत में है, वो जैसे अमेरिकन बैंक की ब्रांच भारत में है, सपोज कर लीजिए, तो वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। वो ब्रांच जो अमेरिकन बैंक की ब्रांच भारत में है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में है, इसलिए वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट है, और उसकी इनकम भारत के डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगी। तो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कौन इंक्लूड नहीं हो सकता है, इन्हें आप देख लीजिए। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते हैं। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ ए फॉरेन कंट्री। अभी हमने जब डोमेस्टिक टेरिटरीज पढ़ी थी तो उसमें एम्बेसीज को बोला था, उसमें हमने आर्म फोर्सेस को बोला था, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जिस देश के हैं उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो नॉर्मल रेजिडेंट भी उसी कंट्री के होंगे। तो ये कभी भी क्या नहीं होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट दूसरे देश के नहीं हो सकते हैं। ये मैंने आपको इकोनॉमिक टेरिटरी में इसके बारे में बता दिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमने अभी आपको बताया कि इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं, उन्हीं देशों के नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हैं जिन देशों में उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। बट जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनओ है, यूनेस्को है, WH वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि ये कहीं भी काम कर रहे हैं, ये उन देशों के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे जहां पर वो काम कर रहे हैं। और कौन नहीं होगा, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग लेस देन 1 ईयर, ऐसे लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं लेकिन वो किसी भी देश में या हमारे देश में 1 साल से कम काम करते हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। ये मैं पहले ही बार बार आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए पहली शर्त है कि वो 1 साल से अधिक
उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में हो जहां पर वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग लेस देन 1 ईयर है वो कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका स्टे ही 1 ईयर से कम है। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेल्स, कॉमर्शियल ट्रेवल्स एंड सीजनल वर्कर्स। सीजनल वर्कर्स जो होते हैं, क्योंकि वो 1 साल से कम होते हैं, कॉमर्शियल जो ट्रेवलर्स होते हैं वो मैं आपको पहले ही बता दिया है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरीज में आपसे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स हैं, क्राफ्ट हैं और जो शिप्स हैं, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरीज के हैं जिस देश के वो हैं। तो ये कभी भी किसी एक देश में 1 साल से अधिक नहीं रहते हैं, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी 1 साल से अधिक नहीं होता है, ये उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के भाग है, इसलिए ये भी नॉर्मल रेजिडेंस नहीं हो सकते हैं। और उसके अलावा जो बॉर्डर पर वर्कर काम करते हैं, जो एक देश की बाउंड्री से दूसरे देश की बाउंड्री में डेली आना जाना जिनका होता है डिफरेंट वे में, वो भी क्या नहीं हो सकते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया बोर्ड एग्जाम में इसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। वो ये पूछता है कि कोई बैंक की ब्रांच कहाँ पर है, वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है, या ऐसा नहीं पूछता है। वो ऐसा भी पूछ सकता है कि अमेरिकन बैंक की ब्रांच भारत में है, भारत की डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा या नहीं होगा। तो अमेरिकन बैंक की ब्रांच भारत में है और वो भारत का नॉर्मल रेजिडेंट है, इसलिए भारत की डोमेस्टिक इनकम में उस ब्रांच के लोगों की इनकम को शामिल किया जाएगा, उस ब्रांच को, उस बैंक की ब्रांच की इनकम को भारत की डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा। और भारत के बैंक की ब्रांच जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, उसकी जो इनकम है वो भारत की डोमेस्टिक इनकम में शामिल की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो वो नहीं की जाएगी। तो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है, इट इज रेफर टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग दियर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो प्रोडक्शन के फैक्टर को दी जाती है। प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं और उन फैक्टर को जो इनकम मिलती है उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। सपोज कर लीजिए कि फर्म में कोई काम कर रहा है तो फर्म उसे वेज एंड सैलरी देती है। अगर जो इंटरप्रेन्योर है उसने कैपिटल लिया है तो उसके बदले वो इंटरेस्ट देगा। अगर कोई इंटरप्रेन्योर है उसे जो प्रॉफिट मिलता है वो भी फैक्टर इनकम है। लैंड को रेंट मिलता है वो भी फैक्टर इनकम का पार्ट। तो जो 4 पार्ट है, वो जो 4 हमारे फैक्टर हैं, उनकी जो इनकम है वो फैक्टर इनकम होती है, जिसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एक पार्ट हो गया, दूसरा होता है रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा होता है इंटरेस्ट और चौथा होता है प्रॉफिट। तो ये जो 4 इनकम होती हैं उन्हें हम फैक्टर इनकम कहते हैं। और फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम दोनों में शामिल किया जाता है। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये अर्न करने का कॉन्सेप्ट है, ये बोथ साइड काम करने वाला है। मैंने अगर मजदूरी की है, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वेज एंड सैलरी मिलेगी, तो वो फैक्टर इनकम हो गया। रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, इनको जो इनकम मिल रही है वो फैक्टर इनकम है। दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट भी हम इसे कहते हैं। इट इज रेफर टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, जिसके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं की जाती। ऐसी अर्निंग, ऐसी इनकम जिसके बदले में कोई काम नहीं किया जा रहा। जैसे इस समय कोविड-19 में गवर्नमेंट लेबर के अकाउंट में या ओल्ड एज के अकाउंट में या जो
ऐसे लोग हैं जो बेसहारा लोग हैं, उन्हें राशन दे रहे हैं या उन्हें कोई न कोई हेल्प कर रहे हैं, या जो फार्मर हैं उनके अकाउंट में सरकार पैसा डाल रही है। इस टाइप के जो भी पेमेंट इस समय कोविड-19 में किए जा रहे हैं, ऑल आर ट्रांसफर पेमेंट। वो सभी के सभी क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। जितने भी वो किए जा रहे हैं, जितने भी सरकार के द्वारा ऐसे ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, वो वन साइडेड है, वो हेल्प है। वो इस समय कोविड-19 में क्या की जा रही है? हेल्प की जा रही है। तो वो ट्रांसफर इनकम हो गया, क्योंकि लेबर ने उसके बदले कोई काम नहीं किया। अगर उसे 1000 उसके अकाउंट में गवर्नमेंट ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण डाला है कि वो काम नहीं कर पा रहा है, तो काम न करने के बदले सरकार दे रही है कि काम नहीं कर पा रहा है। जबकि फैक्टर इनकम ये थी कि काम के बदले में पैसा दिया जा रहा था, काम कर रहा था, पैसा दिया जा रहा था, फैक्टर इनकम हो गया। काम नहीं कर पा रहा है लेकिन वो सरवाइव कर ले, वो लॉकडाउन का प्रॉपर यूटिलाइज कर ले, उसके लिए उसे क्या किया गया है? उसे बैठ करके, उसे बिना काम के ही क्या दिया जा रहा है? उसे बिना काम के ही सरकार उसके अकाउंट में पैसा दे रही है। तो ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। इट इज नेदर इंक्लूड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। यह न तो नेशनल इनकम में शामिल होता है और न ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल होता है। तो ट्रांसफर इनकम जो होती है वो न तो नेशनल इनकम में शामिल होगी, न ही डोमेस्टिक इनकम में होगी, क्योंकि नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम शामिल होती है, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम शामिल नहीं होती है। ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है, जबकि फैक्टर इनकम को हमने बोला था अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और ये जो ट्रांसफर इनकम है वो रिसीव्ड होती है, रिसीव्ड कॉन्सेप्ट होता है, जनरली रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट रिसीव करती है या हाउस होल्ड रिसीव करते हैं। गवर्नमेंट जैसे इस समय एम्प्लॉय अपनी 1 डे सैलरी पीएम फंड में दे रही है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो पीएम फंड से जो लेबर हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों बेसहारा लोग हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके खाने पर खर्च किया जा रहा है, उनके खाने वगैरह पर खर्च किया जा रहा है। तो वो सारा का सारा, क्योंकि उनका खाने पीने पर किया गया खर्च, उनके अकाउंट में डाला गया पैसा, वो सारा का सारा क्या हो रहा है? वन साइडेड पेमेंट है। तो इसलिए वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, जैसे डिफरेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसने कह दिया है कि एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली उसके लिए उसने वो फैक्टर में कहीं नहीं आया, न तो वो वेज एंड सैलरी में आया, न रेंट में आया, न इंटरेस्ट में आया, न प्रॉफिट में आया। जब उन चारों में नहीं आया, इसका मतलब वो इनकम कौन सी इनकम है? ट्रांसफर पेमेंट है। तो हम लिखेंगे आइदर नॉट नेशनल में पूछता है या डोमेस्टिक में पूछता है, तो हम बोलेंगे कि स्कॉलरशिप क्या नहीं है? स्कॉलरशिप नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कौन सी इनकम है? ट्रांसफर पेमेंट है या ट्रांसफर इनकम है। या उसने अगर क्वेश्चन पूछ लिया, इसी पर बोर्ड इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि जो एपिडेमिक कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक कोविड-19 में जो किसी वर्कर के अकाउंट में विदाउट वर्क पैसा डाला गया, वो नेशनल या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा? तो हम कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि वो बिना काम के बदले दिया गया है, वन साइडेड पेमेंट है। उसी की जगह पर अगर बोल दिया कि ओल्ड एज को पेंशन दी गई, तो वो भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर पाए, कुछ भी काम नहीं किया, ओल्ड एज है, बेसहारा है, सरकार उनको सहायता देती है, तो वो जो हेल्प गवर्नमेंट कर रही है वो वन साइडेड पेमेंट है, वो भी ट्रांसफर इनकम कहलाएगी, ट्रांसफर पेमेंट कहलाएंगे, और नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका यूज जो किया जाता है
वो नेशनल इनकम को बनाने के लिए किया जाता है। अभी तक हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की मैंने, डोमेस्टिक इनकम की बात की है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की है। अब कोई भी चीज नेशनल कैसे होगी, तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA अगर ऐड किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो नेशनल इनकम बन जाती है। तो क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, समझ लीजिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बहुत सरल शब्दों में हम अगर इसे बोलें कि जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, फैक्टर इनकम आपको बता दिया है कि क्या है, वेज एंड सैलरी है, रेंट है, प्रॉफिट है और इंटरेस्ट है। तो फैक्टर इनकम जो अर्न कर रहा है हमारा रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो रेजिडेंट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो इनकम रिसीव कर रहा है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो रेजिडेंट है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज में जो इनकम रिसीव कर रहे हैं, इन दोनों के डिफरेंस को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहते हैं। तो नेशनल इनकम में जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इक्वल्स टू नेशनल इनकम होता है। और अगर हमारा ये नेगेटिव में जाता है, इट मीन्स फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनकम रिसीव कर रहे हैं वो कम है, और जो रेजिडेंट ऑफ जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो ज्यादा है। इसका मतलब है, सपोज कर लीजिए हमारे लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 100 रुपये अर्न कर रहे हैं फैक्टर इनकम, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में 150 रुपीज अर्न कर रहे हैं। तो 100 माइनस 150 इक्वल्स टू -50, तो -50 हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम कितनी हो जाएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हो जाएगा -50। तो उसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो नेट फैक्टर डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें NDP एट FC, आगे इस कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। अगला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम NDP या GDP इन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर मैं ये बात कर लेता हूं कि नेट फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करेंगे तो नेशनल हो जाएगा, और डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, अगर टू एब्रॉड है मतलब माइनस में है तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो नेट फैक्टर इनकम जो हमारी है, नेट है फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड बोल रहे हैं, तो टू एब्रॉड माइनस होता है और फ्रॉम एब्रॉड प्लस होता है। तो डोमेस्टिक इनकम में टू एब्रॉड अगर हम लगा रहे हैं तो माइनस होगा, डोमेस्टिक इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इक्वल्स टू नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो टू एंड फ्रॉम का है, फ्रॉम एब्रॉड करेंगे तो प्लस करेंगे, और टू एब्रॉड होगा तो डोमेस्टिक इनकम में उसे हम माइनस कर लेंगे, तो वही क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम बन जाएगी। तो ये थे कुछ हमारे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के पार्ट 2 आप लोगों ने सुना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप इसी को अगले कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में इसका।